गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर एपीमरीकरण पढ़ा दिया था, जिसमें अपन ग्लूकोज को मैनोज में परिवर्तित करते थे। तो देखिए आज मैं आपको मोनोसैकेराइडों की विपरीत संरचना के दोष के बारे में बताऊंगा, और इसमें से भी एक सवाल ज़रूर आता है। एक तो डिट्टो की डिट्टो ये सवाल लिखा आता है कि टिप्पणी लिखिए मोनोसैकेराइडों की विपरीत संरचना के दोष। ठीक है, इसमें से एक सवाल और बनता है दूसरा, परिवर्ती घूर्णन। परिवर्ती घूर्णन, तो इसमें दो सवाल बनते हैं। एक तो बनता है मोनोसैकेराइडों की विपरीत संरचना के दोष, और दूसरा सवाल अलग से आता है परिवर्ती घूर्णन। तो देखिए मोनोसैकेराइडों की विपरीत संरचना के दोष, तो ये अपन जानते हैं कि ये जो ग्लूकोज की जो संरचना है, यहाँ देखो 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नीचे से OH 3 बार ले लो राइट साइड, चौथे पर लेफ्ट हो जाएगा, और पहले पर हमेशा राइट साइड होता है। ये साइड मैंने बताई थी आपको, राइट साइड होती है, और ये वाली साइड जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है। ये मैंने ग्लूकोज का सूत्र लिखा है अभी। ठीक है, ये भी अपन जानते हैं कि ग्लूकोज के अंदर जो पहला कार्बन होता है वो कार्बोनिल कार्बन होता है, और फ्रैक्टोज में दूसरा जो कार्बन होता है वो कार्बोनिल कार्बन होता है। ठीक है, जो सम्मित कार्बन है। और ये सम्मित कार्बन क्या करता है, जब असम्मित कार्बन में बदलता है तो इसके दो रूप बन जाते हैं, दो समावयवी बन जाते हैं, जिन्हें हम अपन एल्फा और बीटा एनोमर कहते हैं। तो देखिए ये कैसे बनता है, अपन ने ये बताया था, पहले भी मैंने बता चुका हूँ, फिशर सूत्र और हावर्थ सूत्र ग्लूकोज के फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ देखो इसका जो पहला कार्बन का जो ऑक्सीजन है और ये चौथे कार्बन का है, तो ये वाला जो H है, ये वाला जो H है ये किससे जुड़ जाएगा, ये इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं कार्बोनिल जो समूह होता है, जैसे C डबल बॉन्ड O की जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा होती है, और कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है। ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो 3.5 होती है, और कार्बन की लगभग 2.5 से 2.6 के बीच होती है। तो यहाँ देखो जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश। तो हमारा ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो देखो ये अपन ने ऑक्सीजन से जोड़ दिया, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ गया, मैंने इसमें ये ब्रैकेट के अंदर या वर्गाकार कोष्ठक के अंदर मैंने वर्ग में इसको दिखा दिया। ये H इससे जुड़ा हुआ है, ये H अपन ने इधर जोड़ दिया। ये साइड क्या कहलाती है, राइट साइड कहलाती है। और अपन जानते हैं कि अगर OH ग्रुप राइट साइड है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्फा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो सम्मित कार्बन है असम्मित कार्बन में बदलता है, तो इसकी जो जुड़ने की संभावना होती है कहाँ से, 4 नंबर से। तो देखो ये 4 नंबर से यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बचा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन C1 और C4 के बीच में जुड़ जाएगा, और कैसी संरचना बना लेगा, चक्रीय संरचना बना लेगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड से बनी है तो एसीटेल, कीटोन से बनती है तो कीटेल, तो इसका नाम हो गया इस संरचना का हेमी एसीटेल। कौन सी संरचना हो गया, हेमी एसीटेल संरचना हो गया। इसी प्रकार ध्यान रखना, इसके दोनों साइड इसके जुड़ने की संभावना बराबर होती है। अगर माना ये इधर की साइड ऑक्सीजन से जुड़ता है, इधर की साइड यदि ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है, और जब लेफ्ट साइड में OH समूह होता है तो अपन इसे क्या बोलते हैं, बीटा, और यहाँ से अपन इस ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। तो देखो इधर पहले कार्बन और चौथे कार्बन से ऑक्सीजन को जोड़ दिया। यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो किससे जुड़ गया, O से जुड़ गया। OH समूह लेफ्ट साइड है तो बीटा, राइट साइड है तो एल्फा। तो इसके 2 एनोमर बन जाते हैं, एक बन जाता है एल्फा और एक बन जाता है बीटा। तो यहाँ देखो ये इसकी विपरीत श्रृंखला है, और विपरीत श्रृंखला के माध्यम से ये जो ग्लूकोज है वो एल्फा और बीटा में अंतः परिवर्तित होता रहता है। ये संरचना एल्फा में भी अंतर परिवर्तित होती रहती है और बीटा में भी अंतर परिवर्तित होती रहती है।
इसका मतलब ये हुआ कि अपन अभिक्रिया, जैसे ग्लूकोज का जो जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है, उस ग्लूकोज के जलीय विलयन में जो ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज के अंदर और बीटा ग्लूकोज के अंदर अंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज के दो समावयवी बन जाते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अब सवाल ये है कि विब्रत श्रृंखला के दोष मैंने इतना सारा बताया, लेकिन मैंने ये तो अभी बताया ही नहीं कि भाई इसके दोष तो ये है और मैंने अभी इसकी संरचना बताई है। ये मैंने इसलिए क्लियर किया कि ये सारे जो कारण है वो इसी में अपन को बताने पड़ेंगे। तो पहला दोष ये है कि शिफ अभिकर्मक को गुलाबी नहीं करता। कहने का मतलब एल्डिहाइड के अंदर एक बूंद या दो बूंद शिफ अभिकर्मक की डाल दी जाए तो उसका कलर पिंक कलर का हो जाता है, लाइट पिंक। एक बूंद डालने पर ही उसका कलर लाइट पिंक आ जाता है। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो उसका जो पिंक कलर है वो डार्क होता चला जाएगा। तो अब देखो इसमें CHO समूह होता है, फिर भी ये शिफ अभिकर्मक को गुलाबी नहीं करता, अर्थात उसके साथ में किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं देता। दूसरी बात यह है कि इसमें सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, तो ये ध्यान रखना Na+ और HSO3। तो देखो इधर अपन यदि बात करें तो SO3Na और इसको मैं यूँ लिख दूँ SO3Na। SO3 के ऊपर -2 होता है, इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ये भी जानते हैं कि H जो है वो किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से, और माइनस वाला किससे जुड़ेगा, कार्बन से। ठीक है, जिसे अपन बाइसल्फाइड योगात्पाद कहते हैं। तो ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में क्रिया करके योगात्पाद नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता ये भी अपन अभी बताएंगे कि भाई इसमें CHO समूह है तो शिफ अभिकर्मक के साथ में टेस्ट देना चाहिए और बाइसल्फाइड के साथ में क्रिया करके उत्पाद भी बनाना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही काम नहीं करता जबकि इसमें CHO समूह उपस्थित होता है। अगर ग्लूकोज की संरचना ये वाली हुई, बीच वाली हुई, तो बताओ बीच वाली है तो ये दोनों काम होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ अभिकर्मक वाला काम और बाइसल्फाइड वाला काम, ये दोनों काम नहीं करता, मतलब बीच वाली स्ट्रक्चर इसकी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब अपन आगे देखें कि ये 2 एनोमर बनाता है। क्या बनाता है, 2 एनोमर। अब यदि इसकी संरचना ये वाली है, विब्रत संरचना है, ये खुली वाली संरचना है, तो ये 2 एनोमर कैसे बना सकता है। तो देखो इसका रीज़न मैंने बता दिया कि 2 एनोमर ये ऐसे बनाता है। और इसी प्रकार मेथिल ग्लूकोसाइड के भी 2 अणु बनाता है। ये ग्लूकोज HCl की उपस्थिति में मेथेनॉल से क्रिया करके मेथिल ग्लूकोसाइड के 2 अणु बनाता है, अल्फा और बीटा। और 5वां पॉइंट है कि ये ग्लूकोज है, ये परिवर्ती घूर्णन दर्शाता है। इसका अलग से क्वेश्चन और आता है, परिवर्ती घूर्णन किसे कहते हैं। जब विशिष्ट घूर्णन कोण के मान में समय के साथ परिवर्तन होता है तो इसे परिवर्ती घूर्णन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, घूर्णन कोण के मान में समय के साथ परिवर्तित हो जाना। तो समय के साथ विशिष्ट घूर्णन के मान में यदि परिवर्तन होता है तो इसे परिवर्ती घूर्णन कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं हर चीज़ का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि सिर्फ अभिकर्मक के साथ ये टेस्ट नहीं देता और ना ही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में ये टेस्ट देता है। और तीसरा भी ये है कि 2 एनोमर बनाता है। चौथा ये है कि मेथिल ग्लूकोसाइड के 2 अणु बनाता है। तो ये है इसका आंसर जो मैं तुम्हें समझाया था कि ये जो डी ग्लूकोज है वो अल्फा और बीटा, ये जो संरचना बनती है हेमी एसिटेल संरचना बनती है, जिसमें जो कार्बोनिल समूह है ये सम्मित कार्बन है, ये जो सम्मित कार्बन है ये असम्मित कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। और असम्मित कार्बन को अपन कौन सा कार्बन कहते हैं, क्रेल कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन, क्रेल कार्बन, जिसकी चारों संयोजकताओं से अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े होते हैं। यहाँ देखो HOH इतना बड़ा ग्रुप और एक ऑक्सीजन वाला, तो ये क्रेल कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये 2 एनोमर बनाता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये तो इसका आंसर हुआ कि भाई ये 2 एनोमर क्यों बनाता है, क्योंकि जो डी ग्लूकोज है वो अपनी विब्रत श्रृंखला की या विब्रत संरचना के माध्यम से अल्फा और बीटा 2 समावयवियों में अंतर परिवर्तित होता रहता है और इन समावयवियों के मध्य में
साम्य स्थापित हो जाता है, अर्थात इसका साम्य मिश्रण प्राप्त होता है और इसीलिए इनके दो एनोमर बनते हैं, ठीक है, जिन्हें अपन अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर कहते हैं। ये एनोमर क्यों बनते हैं? हेमी एसीटेल संरचना बनने के कारण। इसी प्रकार फ्रैक्टोज में भी दो एनोमर बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर हेमी कीटेल लिखेंगे क्योंकि फ्रैक्टोज कीटोन है, यहाँ एल्डिहाइड है इसलिए हेमी एसीटेल, वहाँ फ्रैक्टोज के लिए लिखेंगे हेमी कीटेल। तो हेमी एसीटेल या हेमी कीटेल संरचना जिनमें पाई जाती है उनके दो समावयवी बनते हैं अल्फा और बीटा, जिन्हें हम एनोमर कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये सिर्फ अभिकर्मक को गुलाबी नहीं करता। अब आप ये देखो कि ये सिर्फ अभिकर्मक को गुलाबी इसलिए नहीं करता कि जब हेमी एसीटेल संरचना बन जाती है, मतलब चक्रीय संरचना बन जाती है, तो सिर्फ रिएजेंट इतना वीक रिएजेंट होता है कि ये इसकी जो चक्रीय संरचना है इसको तोड़ने में असमर्थ रहता है, इसको तोड़ने में असमर्थ रहता है, इसलिए इसकी चक्रीय संरचना नहीं टूटती। चक्रीय संरचना नहीं टूटती तो CHO समूह मुक्त नहीं होता, और जब CHO समूह मुक्त नहीं होता तो ये सिर्फ अभिकर्मक और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में कोई क्रिया नहीं करता, ठीक है। दो एनोमर ये बता दिया कि ये अल्फा और बीटा में चेंज हो जाता है, अर्थात हेमी एसीटेल संरचना बनने के कारण इसका सम्मित कार्बन असम्मित कार्बन में बदल जाता है, इसलिए इसके दो एनोमर और मेथिल ग्लूकोसाइड के भी दो अणु प्राप्त होते हैं। मेथिल ग्लूकोसाइड कैसे बनेगा ये बता दिया। ग्लूकोज की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में मेथेनॉल से कराने पर मेथिल ग्लूकोसाइड के दो अणु बनते हैं, वही अल्फा और बीटा। परिवर्ती घूर्णन, विशिष्ट घूर्णन के मान में समय के साथ परिवर्तन होता है, जिससे अपन परिवर्ती घूर्णन कहते हैं, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, अगर अपन बात करें अल्फा परिवर्ती घूर्णन में ही चल रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज, और इस चित्र को अपन को परिवर्ती घूर्णन में ही बनाना है। अल्फा डी ग्लूकोज के ताज़ा जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन होता है +112 डिग्री, और बीटा डी ग्लूकोज के जलीय विलयन का ताज़ा जलीय विलयन का जो विशिष्ट घूर्णन होता है वो होता है +19 डिग्री, ठीक है। अगर माना अपन ने सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज का ताज़ा जलीय विलयन लिया है, तो समय के साथ धीरे धीरे इस घूर्णन कोण के मान में कमी होगी, और कमी होने के बाद ये +52 डिग्री पर जाकर कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, रुक जाएगा। और यदि माना अपन ने अभिक्रिया बीटा डी ग्लूकोज के ताज़ा जलीय विलयन से की है, जिसका विशिष्ट घूर्णन का मान कितना होता है? +19 डिग्री होता है, तो समय के साथ साथ इसके घूर्णन कोण के मान में वृद्धि होती जाएगी, और वृद्धि होने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? वही +52 डिग्री पर जाकर ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ कमी हो रही है और यहाँ वृद्धि हो रही है, ये देख लो। और घूर्णन कोण के मान में कमी या वृद्धि, इसी को अपन कहते हैं परिवर्ती घूर्णन। इसलिए अपन अभिक्रिया चाहे अल्फा ग्लूकोज से करें चाहे बीटा ग्लूकोज के जलीय विलयन से करें, ये दोनों ही विपरीत संरचना के माध्यम से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं और इनके बीच में साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपन ने परिवर्ती घूर्णन के बारे में बता दिया। अब सवाल ये आता है कि जो इसकी चक्रीय संरचना में CHO समूह मुक्त नहीं होता, इसलिए सिर्फ अभिकर्मक या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में क्रिया नहीं करता, लेकिन टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, मतलब रजत दर्पण देता है, फेलिंग के साथ में क्रिया करता है। तो यहाँ देखो, टोलेन के साथ क्रिया होती है, फेलिंग के साथ क्रिया होती है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया होती है। ऐसा क्यों? ये भी तो CHO समूह से क्रिया करते हैं। तो यहाँ देखो, सिर्फ अभिकर्मक जो रिएजेंट होता है वो वीक रिएजेंट होता है, जबकि टोलेन, फेलिंग, ठीक है, वेनेडिक्ट, HCN, ये जो रिएजेंट होती है वो सिर्फ और इसकी तुलना में थोड़े स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं। इसलिए ये जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है वो इसकी जो चक्रीय संरचना है इसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने पर ये संरचना किस में चेंज हो जाती है?
इसमें चेंज हो जाती है, अर्थात CHO समूह मुक्त हो जाता है। और CHO समूह मुक्त हो जाता है तो ये टोलेन के साथ, फेलिन के साथ, HCN के साथ क्रिया कर लेते हैं। ठीक है ना। ये अपना पूरा मोनोसैकेराइडों की विब्रत संरचना का दोष क्लियर।